let's start with our topic. So yesterday what we have done in the last class, we have discussed about the working group formed by the RBI, Reserve Bank of India, on analytics and methodology of compilation, chaired by Dr. YV Reddy. He was one of the governors of Reserve Bank of India. And what this committee has done today, we'll see the different points or different key features of monetary aggregates that has been suggested, or you can say recommended by this working group committee. Now what is the observation of this working group committee was something like that. Let us first understand the observations of this working group. Well, as you all are aware that the working group working group was formed under the chairmanship of Mr. YV Reddy, chairmanship of Dr. YV Reddy. डॉक्टर वाई वी रेड्डी की चेयरमैनशिप में ये वर्किंग ग्रुप बनाया गया, और जो ये वर्किंग ग्रुप बना तो व्हाट वाज इट्स ऑब्जर्वेशन। ओके, तो ये ऑब्जर्वेशन, पहली ऑब्जर्वेशन इन्होंने क्या दी कि इन्होंने कहा कि भाई ऐसा है, दे ऑब्जर्व दैट द प्रेजेंट सेट ऑफ monetary aggregates are not in conformity hold on, someone has joined the class, I think. Desh, as is not in what do you call it, conformity with the largely followed norms of progressivity in terms of liquidity। कि इन्होंने ऑब्जर्व किया कि भाई देखो ऐसा है, इसका मैं मतलब बताता हूँ। कहते हैं भाई देखो ऐसा है, जो हमने पहले ये आप ये देखिए जो M1, M2, M3, M4 ये जो मॉनेटरी मेजर्स है, इन मॉनेटरी मेजर्स में जो जो कंपोनेंट्स लिए गए हैं वो अब जो प्रेजेंट सिचुएशन है, यानी कि 1990 के बाद जो सिचुएशन हो गई है इकोनॉमी, ये 1990 के बाद वाली सिचुएशन मैं बता रहा हूँ। कह रहे हैं कि जो 1990 के बाद की सिचुएशन है, तो ये जो मॉनेटरी एग्रीगेट्स हैं ये एक तरीके से जो लिक्विडिटी की प्रोग्रेसिविटी है, यानी कि जिस प्रोग्रेस से, जिस तेज़ी से लिक्विड एसेट्स का नंबर बढ़ा है, लिक्विड एसेट्स का क्या बढ़ा है, नंबर बढ़ा है, क्योंकि डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस डिफरेंट तरह के हो गए और नई तरह के इंस्ट्रूमेंट्स, नई तरह के फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स या बैंकिंग सिस्टम में प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस हुए। तो कहते हैं कि भाई जो ये क्या कहते हैं कि जो ये एक तरीके से व्हाट डू यू कॉल इट, जो नॉर्म्स बने हुए हैं लिक्विडिटी के लिए, जो एग्जिस्टिंग नॉर्म्स हैं, ये जो एग्जिस्टिंग जो मेजर्स हैं ये उनको कंफर्म नहीं करते, उनके साथ तालमेल नहीं है इनका, तो दे नीड टू बी चेंज। तो वर्किंग ग्रुप ने क्या किया, दे रिकमेंडेड new set of
न्यू सेट ऑफ मॉनेटरी एंड लिक्विडिटी एग्रीगेट्स। यानी कि जो वर्किंग ग्रुप ने रिकमेंड किया कि भाई ऐसा है कि जो मॉनेटरी एग्रीगेट्स आपने पहले ले रखे हैं M1, M2, M3, M4 इकोनॉमी में जो यूज हो रहे हैं, वो मॉनेटरी एग्रीगेट्स एक तरीके से लिक्विडिटी को पूरी तरह रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। तो इसलिए क्या है, मॉनेटरी एग्रीगेट्स अलग बनाएंगे और लिक्विडिटी एग्रीगेट्स अलग बनाएंगे। तो जो मॉनेटरी एग्रीगेट्स थे उनको इन्होंने नाम दिया एक तरीके से, मॉनेटरी एग्रीगेट्स को नाम दिया इन्होंने, मॉनेटरी एग्रीगेट्स को इन्होंने जो नाम दिया वो दिया NM0। मॉनेटरी एग्रीगेट्स को क्या नाम दिया, नाम दिया NM0 से लेकर NM3 तक, ये न्यू मॉनेटरी एग्रीगेट्स। NM मीन्स न्यू मॉनेटरी एग्रीगेट्स। NM stands for न्यू मॉनेटरी एग्रीगेट्स, न्यू मॉनेटरी एग्रीगेट्स। और इन्होंने कहा लिक्विडिटी एग्रीगेट्स अलग होंगे। तो इसने लिक्विडिटी एग्रीगेट्स क्या हुआ, L1 से L3 तक लिक्विडिटी एग्रीगेट्स बनाए गए। तो ये L1 L3 क्या है, लिक्विडिटी एग्रीगेट्स। अब किसमें किस चीज को इंक्लूड किया, किसमें किस तरह के एसेट्स को इंक्लूड किया, दैट वी आर सपोज टू डिस्कस और दैट वी विल सी विद इन a few couple of minutes, you know. But before that, what are the features of new monetary aggregates that we are supposed to discuss? The features that have been suggested by the, what do you call it, the features that have been suggested by the what do you call it, वर्किंग ग्रुप। यानी कि वर्किंग ग्रुप में ने जो नए फीचर सजेस्ट किए हैं, उन नए फीचर्स के अकॉर्डिंगली जो नए मॉनेटरी एग्रीगेट्स हैं, उन नए मॉनेटरी एग्रीगेट्स जो हैं उनकी क्या क्या फीचर्स इंक्लूड होगी और क्या फीचर इंक्लूड नहीं होगी, या कौन कौन सी फीचर्स है उनकी, ये अब हमें इसमें समझना है। तो चलिए हम समझते हैं फीचर्स ऑफ या की फीचर्स ऑफ न्यू मॉनेटरी एग्रीगेट्स की। ये जो नए मॉनेटरी एग्रीगेट्स हैं इनकी फीचर्स क्या है। इज दैट ओके? हेलो बेटे, समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो अब हम देखेंगे की फीचर्स। हेलो, यस, की फीचर्स ऑफ द न्यू मॉनेटरी एग्रीगेट्स। कि जो मॉनेटरी एग्रीगेट्स सजेस्ट किए व्हाट डू यू कॉल इट वर्किंग ग्रुप ने, उन्होंने उनमें क्या क्या मेन फीचर्स, उनकी क्या क्या मेन फीचर्स हैं जो मॉनेटरी एग्रीगेट्स हैं, उनकी फीचर्स क्या है। ठीक है, अब सबसे पहले क्या था, उन्होंने कहा एज देर इज नो यूनिक डेफिनेशन ऑफ मनी। कहते हैं भाई मनी की कोई यूनिक डेफिनेशन तो है नहीं। ठीक है, तो इसलिए क्या है, फॉर पॉलिसी पर्पस मनी कैन बी डिफाइंड एज a set of financial aggregates whose variations could impact on aggregate economic activity।
देखो पहली फीचर तो क्या बताई, पहली फीचर उन्होंने कहा कि भाई देखो ऐसा है, क्योंकि मनी की कोई यूनिक डेफिनेशन तो है नहीं, कोई यूनिक तरीके से तो मनी को हम डिफाइन कर नहीं रहे हैं कि ये ही मनी है, ठीक है ना, क्योंकि बहुत उस तरह की जो मनी की फीचर्स बताई जा रही हैं, चाहे फिजिकल फीचर्स हैं चाहे फंक्शनल फीचर्स है, वो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स में प्रेजेंट है। तो इसलिए क्या है, मनी को पॉलिसी पर्पस के लिए, यानी कि जहां हमें मनी की ज़रूरत है, मनी के मेजरमेंट की ज़रूरत है, या मनी की सप्लाई को मेजर करने की ज़रूरत है, मनी के स्टॉक को मेजर करने की ज़रूरत है, वो क्या ज़रूरत है, पॉलिसी पर्पस है। पॉलिसी के लिए ही तो हम बनाते हैं, मेजर करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि मनी सप्लाई बढ़ानी है या मनी सप्लाई कम करनी है। या सुनो, हेलो हेलो, बात समझ में आ रही है? तो कह रहे हैं इसलिए क्योंकि ये क्या कहते हैं कि पॉलिसी पर्पस के लिए हमें यूज करना है मनी स्टॉक के मेजर्स, एग्रीगेट्स, मॉनेटरी एग्रीगेट्स को हमें पॉलिसी पर्पस के लिए यूज करना है। इसलिए मनी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि मनी को हम मान लेते हैं उन सब फाइनेंशियल एग्रीगेट से जो कि एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करते हैं, यानी कि जो एक इकोनॉमी की जो भी कोई ऐसे फाइनेंशियल एसेट्स, ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, जो भी ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जो एक कंट्री की इकोनॉमिक एक्टिविटी को इम्पैक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, उन सब फाइनेंशियल एग्रीगेट्स को हम इंक्लूड कर लेते हैं किसमें, मनी में। हम इंक्लूड कर लेते हैं किसमें, कर लेते हैं मनी में। इज दैट ओके? हेलो, ठीक है ना? तो पहली उन्होंने ये फीचर बनाई कि भाई एक तरीके से फाइनेंशियल एग्रीगेट्स को इंक्लूड किया जाएगा, सभी फाइनेंशियल एग्रीगेट्स को इंक्लूड किया जाएगा। सेकंड पॉइंट जो उन्होंने बोला, सेकंड फीचर जो उन्होंने बताई कि भाई न्यू एग्रीगेट्स जो है, न्यू एग्रीगेट्स are based on the residency criteria in conformity with the recommendations of IMF, कि जो IMF है उसकी जो रिकमेंडेशंस हैं, उनकी रिकमेंडेशंस को, IMF की रिकमेंडेशंस की कंफर्मिटी में जो रेजिडेंसी क्राइटेरिया दिया हुआ है उसको कंफर्म करते हैं, उस पर बेस्ड है नए एग्रीगेट्स। अब रेजिडेंसी क्राइटेरिया का क्या मतलब है, इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। आई थिंक स्टूडेंट्स आर ज्वाइनिंग इन पारस KNB। तो जो क्राइटेरिया, रेजिडेंसी क्राइटेरिया का मतलब क्या है, कहता है भाई देखो ऐसा है कि जो हमारी कंट्री में, हमारे कंट्री के बैंकों में जो अकाउंट है और उन अकाउंट में जो फंड्स पड़े हैं, वो फंड्स दो तरह से हैं। एक तो उन लोगों के हैं जो हमारी इकोनॉमी में रेजिडेंट है, जो हमारी कंट्री में रहते हैं, रिजाइड करते हैं। इज दैट ओके? जो कंट्री में क्या करते हैं, रिजाइड करते रहते हैं। देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है सिटीजन ऑफ द कंट्री, एक होता है रेजिडेंट ऑफ द कंट्री। दोनों अलग अलग बातें हैं। अ सिटीजन may reside in the country, may reside outside the country. Is that okay? A citizen of a country may reside in the country, may reside outside the country. A resident of a country may be a citizen or may not be a citizen of that country. Are you getting my point? Hello? अरे भाई क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? जो ये मैं समझा रहा हूं सिटीजन और रेजिडेंट्स में डिफरेंस, ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? कि भाई देखो एक टर्म आप यूज करते हो सिटीजन और एक टर्म यूज होती है रेजिडेंट, और ऐसे ही एक टर्म जो क्या कहते हैं कि हमें सुनने में मिलती है, वो मिलते हैं NRIs, नॉन रेजिडेंट इंडियंस। यस और नो? हेलो, ठीक है ना? तो सिटीजन्स और रेजिडेंट्स, ये दोनों टर्म सुनने में एक जैसी लगती है, एक आम आदमी इनसे कंफ्यूज हो सकता है, बट क्योंकि हमें
टेक्निकलिटीज इसकी समझनी पड़ेगी क्योंकि इस पॉइंट में आया, तो वो मैं समझा देता हूँ। देखो कि एक कंट्री का सिटीजन, मान लीजिए आप सिटीजन ऑफ इंडिया हैं, XYZ आप में से किसी को भी मान लेते हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं ये एक लड़का है, क्या नाम है, सक्षम बत्रा है। सक्षम बत्रा, आर यू प्रेजेंट इन द क्लास? ये मुझे नाम इसी का दिखा शुरू में, तो मैंने इसी का नाम ले लिया। सक्षम बत्रा है, मान लीजिए सक्षम बत्रा इंडियन सिटीजन है। अब सक्षम बत्रा की जॉब लग जाती है यूएस किसी कंपनी में, तो वो यूएस चला जाता है। तो वो 2 साल से 3 साल से जो भी क्राइटेरिया है वहाँ का या इंडिया का, कि इतने दिन इंडिया से बाहर रहेगा तो उसको हम एनआरआई कंसिडर करेंगे, ऐसे क्राइटेरिया होंगे ना। तो उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली जो सक्षम बत्रा है वो यूएस का रेजिडेंट हो जाएगा और इंडिया का सिटीजन रहेगा। यानी कि वो सिटीजन इंडिया है पर रेजिडेंट कहाँ का है? यूएस का हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ऐसे ही इंडिया में भी क्या होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो सिटीजन्स किसी और कंट्री के होंगे पर वो रेजिडेंट इंडिया के हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हेलो हेलो बेटे, समझ में आ रही है मेरी बातें? ठीक है। अब क्योंकि वो सिटीजन्स किसी और कंट्री के हैं और रेजिडेंट यहाँ के हैं, पर वो यहाँ रेजिडेंट कर रहे हैं, तो उस उनके जो इंटरेस्ट है, उनका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो तो हमारी कंट्री में है। इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब है वो जिस कंट्री में रह रहे हैं उस कंट्री में ही उस कंट्री के लॉज को फॉलो कर रहे हैं, उस कंट्री के में ही इनकम जनरेट कर रहे हैं, अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी उस कंट्री में कर रहे हैं, अपनी इनकम जनरेशन वहाँ पे हो रहा है, टैक्स वगैरह की पेमेंट वहाँ के हिसाब से कर रहे हैं, यानी कि अपना सर्वाइवल उन्होंने उसी कंट्री में किया हुआ है। तो इसका मतलब जो भी इनकम वो जनरेट कर रहे हैं, जितना भी वो बैंक बैलेंस अपना मेंटेन कर रहे हैं बैंकों में, तो वो बैंकों में बैंक बैलेंस कौन से वाला है? जो उन्होंने अर्न किया यहां पर। यस और नो? हेलो? और उसी को वो यहाँ के इकोनॉमिक एक्टिविटी को क्या कहते हैं कि एक्सरसाइज करने में, यहाँ पर ट्रांजैक्शंस करने में, उन्हीं को वो क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो इंडिया में रिजाइड कर रहा है, चाहे वो इंडिया का सिटीजन है या नहीं है, पर वो इंडिया का रेजिडेंट जो है उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ लाई करता है? इंडिया में लाई करता है। इज दैट ओके? हेलो, इज दैट ओके? ऐसे ही सपोज करो कोई इंडियन सिटीजन बाहर किसी कंट्री में जाकर रहता है, वहीं पर जॉब कर रहा है, वहीं पर अपना सर्वाइवल कर रहा है, वहीं पे अर्न कर रहा है इनकम को, इनकम टैक्स भी वहीं के अकॉर्डिंगली पे कर रहा है, भले ही वो अपना कुछ पैसा इंडिया के बैंक में रख रहा है, ठीक है, पर वो अपना सर्वाइवल, उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट तो वहीं पर है। इकोनॉमिक इंटरेस्ट के मतलब है वो कमा खा वहीं पर रहा है, जिसको हम आम भाषा में कहते हैं कहाँ कमा खा रहे हो भाई, है ना? तो वो कमा खा तो वहीं पर रहा है। यस और नो? तो जिस कंट्री में इंडिविजुअल रिजाइड कर रहा है उसी कंट्री, उसी वहीं पर उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी लाई करता है, तो उसको हम बोलते हैं रेजिडेंट ऑफ द कंट्री। इज दैट ओके? हेलो, इज दैट ओके? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेजिडेंट ऑफ द कंट्री। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। हेलो, ठीक है। तो ये रेजिडेंसी क्राइटेरिया है। तो आईएमएफ के रेजिडेंसी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली अब हमें क्या करना है? हमें चेक करना है कि कौन से बैलेंस को हम इंक्लूड करें, कौन से बैलेंस को हम इंक्लूड ना करें। तो जो आरबीआई मैनुअल है, ओ सॉरी आरबीआई कह रहा हूँ, आईएमएफ जो मैनुअल है उसको फॉलो किया गया। यानी कि आईएमएफ की जो गाइडलाइंस है, आईएमएफ की जो रूलिंग है इस चीज के रिगार्ड में, उसको क्या किया गया है? फॉलो किया गया है। कैसे फॉलो किया गया? लेट अस सी दैट किस रिगार्ड में फॉलो किया गया। कि आरबीआई मैनुअल कहता है कि आईएमएफ, सॉरी मैं आरबीआई बोल रहा हूं भाई बार बार, आईएमएफ मैनुअल रिकमेंड्स exclusion of non-resident deposits from monetary aggregates, ठीक है? Why? Because
these deposits are used for international transactions and not domestic transactions. कि मान लीजिए कोई नॉन रेजिडेंट इंडियन है, कोई एनआरआई है, उसका अकाउंट यहाँ पर है इंडिया में, बैंक में खोला हुआ उसने अकाउंट, वो अपनी इनकम वहां से कमाता है और अपने पैसे यहाँ अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है, ठीक है। अब वो जो अकाउंट में या पैसा ट्रांसफर कर रहा है वो उस पैसे से इंडिया में इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन नहीं कर रहा है, वो ट्रांजैक्शन करेगा वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। अकाउंट उसका यहाँ भला ही है पर ट्रांजैक्शन कौन सी करेगा, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हेलो। तो कह रहे हैं उस तरह के जो नॉन रेजिडेंट्स हैं उनके उस तरह के नॉन रेजिडेंट्स जो हैं उनके जो डिपॉजिट्स हैं, उन नॉन रेजिडेंट्स के जो डिपॉजिट्स हैं उन डिपॉजिट्स को क्या करना है, हमें इंक्लूड नहीं करना है, एक्सक्लूजन करना है कि मॉनेटरी एग्रीगेट्स में से उस तरह के डिपॉजिट्स को हमें क्या करना है, एक्सक्लूड करना है। हाँ, अगर उनमें से कुछ पैसा या पैसे का वो पार्ट या डिपॉजिट्स का वो पार्ट जो डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन के लिए यूज होता है उसको हम यूज कर लेंगे, ठीक है ना। हेलो हेलो, अरे भाई समझ में आ रहा है आप सभी लोगों को? हेलो, ठीक है। इसी तरह जैसे कि ये डिपॉजिट्स बोला, ऐसे ही फॉरेन करेंसी की फॉर्म में भी हो सकता है, फॉरेन करेंसी के फॉर्म में भी डिपॉजिट्स हो सकते हैं। तो जो फॉरेन करेंसी की फॉर्म में डिपॉजिट्स हैं, कि फॉर्म में जो बैंक्स में डिपॉजिट्स हैं एनआरआईज के, वही नॉन रेजिडेंट्स के, उनको भी एक्सक्लूड किया जाना चाहिए। हेलो, ठीक है। सिर्फ वो पार्ट एक तरीके से इंक्लूड किया जाएगा नॉन रेजिडेंट का, ओनली दैट पोर्शन ऑफ व्हाट डू यू कॉल इट, डिपॉजिट्स may be included in the monetary aggregates that forms the or that is being used, you can say, or that is being used for the, what do you call it, domestic financial system या domestic transactions or domestic financial system, is that okay? कि डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन या डोमेस्टिक फाइनेंशियल सिस्टम के उस पार्ट को आप इंक्लूड कर सकते हैं, उसके अलावा आप और पार्ट को इंक्लूड मत करिए। इस तरह की रिकमेंडेशन थी, ये एक फीचर थी। इज दैट ओके? कि नए मॉनेटरी एग्रीगेट्स में उसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। इज दैट ओके? हेलो बेटे, समझ में आ रहा है ये पॉइंट? ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? नेक्स्ट कहते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि भाई एक तरीके से जो बैंक क्रेडिट है, बैंक क्रेडिट हम जिसको बोलते हैं, बैंक क्रेडिट टू द कमर्शियल बैंक्स जो है, टू द कमर्शियल बैंक्स जो है, कमर्शियल बैंक्स या कमर्शियल सेक्टर जो कह लीजिए, सेक्टर इज मोर अप्रोप्रिएट, नॉट द बैंक्स, सेक्टर, तो कमर्शियल सेक्टर है, कमर्शियल सेक्टर है, सेक्टर वॉज ब्रॉडन, मतलब उसको ब्रॉड कर दिया गया, टू इंक्लूड
to include the so-called non-SLR investment, यानी कि बैंक क्रेडिट में नॉन एसएलआर इन्वेस्टमेंट को भी इंक्लूड किया जाएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एसएलआर का मतलब क्या होता है भाई, बता सकता है कोई आप में से? बताया हुआ है वैसे मैंने पहले। हाँ, शाबाश शाबाश, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। अब जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो मेंटेन करने के लिए उन्हें ये रिजर्व्स लिक्विड फॉर्म में मेंटेन करने होते हैं अपने पास, सभी कमर्शियल बैंक्स को फोर्टनाइटली। ठीक है, अब जब ये मेंटेन करता है कमर्शियल बैंक इनको फोर्टनाइटली, तो इनको मेंटेन करने के लिए जरूरी नहीं है कमर्शियल बैंक के पास कैश ही हो। कमर्शियल बैंक क्या कर सकता है, एक तरीके से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जैसे ट्रेजरी बिल्स होते हैं या गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, उनको परचेज करके अपने पास रख सकता है। तो पहले सिर्फ वही इंक्लूड होते थे बैंक क्रेडिट में, अब वो क्या कह रहे हैं कि नॉन एसएलआर, एसएलआर के अलावा भी अगर कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है उन्होंने, बैंक ने किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट कर रखी है कि लाइक इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज, securities such as what do you call it, such as commercial papers, ये प्राइवेट फर्म्स इशू करती हैं, शेयर्स, डिबेंचर्स एटसेट्रा। ये जो भी कमर्शियल सेक्टर ने जो लैंड किया, यानी कंपनीज ने अगर ये इशू कर रखे हैं, तो उसको भी आप इंक्लूड कीजिए, एक तरीके से उसको भी इंक्लूड कीजिए, उसको भी इंक्लूड किया जाना चाहिए। ये इन्होंने बोला, इसको ब्रॉडन कर दिया बैंक क्रेडिट को कि बैंक क्रेडिट में क्या क्या चीज इंक्लूड होगी। नेक्स्ट फीचर बताई गई कि जो फॉरेन करेंसी लाइबिलिटीज है, जो फॉरेन करेंसी लाइबिलिटीज हैं, foreign currency liabilities of the banks have been identified explicitly in the new aggregates, and this has enabled a more accurate compilation of banks नेट फॉरेन एसेट्स। कि क्या किया गया, जो फॉरेन करेंसी लाइबिलिटीज है, अब बैंकों में क्या होता है, फॉरेन करेंसी भी होती है, तो फॉरेन करेंसी मतलब वो उन्हें लौटानी भी है जो कमर्शियल बैंक के पास है, क्योंकि वो लाइबिलिटी है उनके ऊपर, उसको वो लाइबिलिटी है। तो कह रहे उसको आइडेंटिफाई किया गया एक्सप्लिसिटली न्यू एग्रीगेट्स में, और जिससे हमें एक्यूरेटली पता चल पाया कि बैंक की जो नेट एक तरीके से फॉरेन एसेट्स हैं वो कितने होंगे। क्योंकि बैंक के नेट फॉरेन एसेट्स होने का मतलब क्या है, बैंक की जो नेट वर्थ आएगी वो कैसे आएगी, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। तो जब हम एसेट्स को अच्छी तरह, लाइबिलिटीज को अच्छी तरह आइडेंटिफाई कर पाएंगे, तभी हम एसेट्स में से उसी को फिर हम माइनस कर पाएंगे। तो जो नेट फॉरेन एसेट्स है उसका एस्टिमेशन इजी हो गया, उसका एस्टिमेशन क्या है, इजी हो गया। तो इस तरह की ये किया गया। दूसरी चीज क्या है, नेक्स्ट रिकमेंडेशन क्या है, नेक्स्ट फीचर थी, कहता है कि जो पोस्टल डिपॉजिट्स हैं, डिपॉजिट्स have been excluded
have been excluded from monetary aggregates as their inclusion was considered out of the what do you call it, out of the harmony with the notion of depository corporations. Since the postal department is a part of the गवर्नमेंट, कि जो पोस्टल डिपार्टमेंट है वो गवर्नमेंट का पार्ट होती है, तो जो गवर्नमेंट के पास पैसा है, जो गवर्नमेंट के पास लिक्विडिटी अवेलेबल है, उसको मनी सप्लाई में इंक्लूड नहीं किया जाता। आपने देखा होगा ऊपर पहले भी जो थे वो जो मॉनेटरी एग्रीगेट्स थे वो विद द पब्लिक मेजर किए गए हैं। इज दैट ओके? तो उन्होंने कहा कि भाई अब जो पोस्टल डिपार्टमेंट है वो तो पार्ट है गवर्नमेंट का ही, तो कहता उसको इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जो डिपॉजिटरी कॉरपोरेशन के जो नॉर्म्स हैं या जो नोशन है उसके अगेंस्ट जा रहा है अगर हम किसी उस चीज़ को इंक्लूड कर रहे हैं, यानी कि नियमों के विरुद्ध जा रही है। तो इसलिए पोस्टल जो डिपॉजिट्स हैं दे आर इंक्लूडेड इन लिक्विडिटी एग्रीगेट्स, नॉट द मॉनेटरी एग्रीगेट्स। हैंस पोस्टल डिपॉजिट्स are included in the liquidity aggregates. तो जो पोस्टल डिपॉजिट्स हैं उनको लिक्विडिटी एग्रीगेट्स में इंक्लूड किया गया, ना कि मॉनेटरी एग्रीगेट्स में। जैसा मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि एक तरीके से मॉनेटरी एग्रीगेट्स और लिक्विडिटी एग्रीगेट्स को अलग अलग कर दिया गया है। तो अब हुआ क्या कि इसके बाद ब्रीफ में जो वर्किंग ग्रुप था, वर्किंग ग्रुप ने क्या किया, वर्किंग ग्रुप ने क्या किया वो देख लेते हैं। लास्टली द वर्किंग ग्रुप डिफरेंशिएटेड, जैसे मैंने पहले बताया आप लोगों को, the working group differentiated the monetary aggregates from liquidity aggregates, अब मॉनेटरी एग्रीगेट्स को लिक्विडिटी एग्रीगेट से दूर किया गया। क्यों किया गया? नॉट ऑन द बेसिस ऑफ, क्या बेस क्या था उनका? नॉट ऑन द बेसिस ऑफ द एट्रीब्यूट्स ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स, बट on the nature and the functioning of institution issuing such instruments। क्या मतलब हुआ भाई इसका? इसका मतलब ये हुआ, ये ध्यान से देखिए
कहता है भाई जो वर्किंग ग्रुप है उसने आर्गुमेंट दिया कि भाई मॉनेटरी एग्रीगेट्स अलग बनाए जाएंगे और लिक्विडिटी एग्रीगेट्स अलग बनाए जाएंगे। अब इनको अलग कैसे करोगे, क्योंकि पहले तो मॉनेटरी और लिक्विडिटी एग्रीगेट्स के जो मेजर थे वो M1, M2, M3, M4 सिर्फ ये 4 ही मेजर्स रखे हुए थे। अब वर्किंग ग्रुप ने अपनी रिकमेंडेशन दी कि भाई ये वजह हैं जिसकी वजह से हमें मॉनेटरी और लिक्विडिटी एग्रीगेट्स अलग अलग करने पड़े। तो उन्होंने जो बेसिस बनाया कि मॉनेटरी एग्रीगेट्स क्या होगा और लिक्विडिटी एग्रीगेट क्या होगा, उसका बेसिस वो इंस्ट्रूमेंट नहीं है, इंस्ट्रूमेंट या उसके फीचर नहीं है। यानी कि म्यूचुअल फंड लिक्विड है या म्यूचुअल फंड जो मनी की डेफिनेशन को फुलफिल करता है, ये उन्होंने बेसिस नहीं बनाया। उन्होंने बेसिस बनाया कि जो इंस्टीट्यूशन इशू कर रहा है इन इंस्ट्रूमेंट्स को, उन इंस्टीट्यूशंस का नेचर क्या है। क्या वो इंस्टीट्यूशन मनी मार्केट में काम कर रहे हैं या वो इंस्टीट्यूशन के जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो सिर्फ लिक्विडिटी के लिए काम कर रहे हैं। अरे भाई क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हेलो, ठीक है। तो उसके बेसिस पर यानी कि इंस्टीट्यूशन के बेसिस पर, इंस्टीट्यूशन की फंक्शनिंग के बेसिस पर मॉनेटरी और लिक्विडिटी एग्रीगेट्स को डिफरेंशिएट किया गया है, ना कि पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट की फीचर के बेसिस पर। पहले सिर्फ इंस्ट्रूमेंट की फीचर को कंसीडर किया जा रहा था, बट वर्किंग ग्रुप जो 1998 में शायद जो बना है, ईयर चेक कर लेना आप लोग, 1998 में जो बना है, तो उसने इन एग्रीगेट्स को अलग अलग किया। अब हम देखते हैं कि उन एग्रीगेट्स में कौन से एग्रीगेट में किस चीज को इंक्लूड किया गया और किसको इंक्लूड नहीं किया गया। तो सबसे पहले उन्होंने बताया मॉनेटरी एग्रीगेट्स। मॉनेटरी एग्रीगेट्स तो मॉनेटरी एग्रीगेट्स में क्या आया, एक उन्होंने सजेस्ट किया NM0, न्यू मॉनेटरी एग्रीगेट्स NM0। इसको उन्होंने नाम दिया मॉनेटरी बेस, ठीक है। और इसमें NM0 में, NM0 में क्या क्या इंक्लूड होगा, करेंसी इन सर्कुलेशन, करेंसी इन सर्कुलेशन प्लस बैंकर्स डिपॉजिट्स with RBI plus other deposits with RBI। मतलब जो मॉनेटरी बेस है उसके लिए उन्होंने कहा भाई मॉनेटरी बेस में आप 3 चीजें इंक्लूड कीजिए। करेंसी इन सर्कुलेशन, करेंसी विद पब्लिक नहीं बोला इन्होंने इस बार, क्या बोला है, करेंसी इन सर्कुलेशन, कि सर्कुलेशन में कितनी करेंसी है वो इंक्लूड करो। यानी कि जिसको हम H कह रहे हैं, तो इंडिया में H को उन्होंने रिकमेंड किया क्या, NM0 के नाम से। इंडिया में H यूज नहीं किया, क्या यूज किया, NM0, क्योंकि ये मॉनेटरी बेस है, इसी को हाई पावर्ड मनी बोलते हैं। दूसरा बोला बैंकर्स डिपॉजिट्स विद RBI, कि जितने भी बैंक हैं उन्होंने जितना भी टोटल डिपॉजिट RBI में रखा हुआ है तो वो सब इंक्लूड होगा, और जिस भी तरह के अदर डिपॉजिट्स उनके अलावा RBI के पास है वो भी इसमें इंक्लूड किए जाने चाहिए। ये उनकी रिकमेंडेशन थी। उसके बाद उन्होंने बताया NM1 इज इक्वल्स टू होगा किसके, करेंसी विद पब्लिक। अब देखो यहां करेंसी विद पब्लिक कह रहे हैं, प्लस डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंकिंग सिस्टम, ठीक है, प्लस अदर डिपॉजिट्स विद RBI। ये उन्होंने सेम वैसे ही रखा जैसे पहले था। इसको उन्होंने नाम दिया NM1, न्यू मॉनेटरी एग्रीगेट। उसके बाद इसके बाद नया उन्होंने दिया NM2। उसके बाद उन्होंने नया नाम दिया NM2। अब उसके बाद उन्होंने नाम क्या दिया, NM2। तो NM2 में क्या किया, NM2 न्यू मॉनेटरी एग्रीगेट सेकंड। इसमें क्या क्या होगा, एक तो NM1
प्लस टाइम लाइबिलिटी पोर्शन ऑफ सेविंग डिपॉजिट्स प्लस सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स प्लस टर्म डिपॉजिट्स with contractual maturity of up to 1 year with banking system कि 1 साल तक के जो टाइम डिपॉजिट्स या सपोज कर लीजिए एक तरीके से व्हाट डू यू कॉल इट जो फिक्स डिपॉजिट्स होते हैं उनको इसने बताया 1 साल तक के। फिर NM3 न्यू मॉनेटरी एग्रीगेट 3, इसमें इसके कंपोनेंट क्या होंगे NM2 प्लस टर्म डिपॉजिट्स विद अ कॉन्ट्रैक्चुअल। अब देखो यहाँ ये 1 साल तक का था, यहाँ 1 साल से ऊपर का है। कॉन्ट्रैक्चुअल मैच्योरिटी ओवर 1 ईयर, विद बैंकिंग सिस्टम, यानी कि 1 साल से ज्यादा टाइम के लिए अगर आपने कोई FD करा रखी है तो उसको आप NM2 में इंक्लूड नहीं करेंगे, उसको NM3 में इंक्लूड करेंगे। NM2 में क्या इंक्लूड होगा? जो 1 साल तक की होंगी सिर्फ वो इंक्लूड, जैसे किसी ने 6 महीने की करा रखी है, किसी ने और करा रखी है कोई। प्लस कॉल बोरोइंग्स फ्रॉम नॉन डिपॉजिटरी फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन बाय द बैंकिंग सिस्टम। यानी कि नॉन डिपॉजिटरी फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन से अगर बैंकिंग सिस्टम ने कुछ कॉल बोरिंग्स कर रखी है। कॉल बोरिंग्स मैंने समझाया था आप लोगों को कि कई बार अपने लिक्विडिटी में वो मेजर्स मेंटेन करने के लिए क्या कहते हैं कि अपनी SLR CRR मेंटेन करने के लिए बैंक को अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या बैंक से बोरो करना पड़ता है, तो उसको कॉल बोरोइंग्स कहते हैं। ठीक है, जो कम टाइम के लिए बोरो की जाती है, तो उस तरह की बोरोइंग्स को लिया जाता है। अब आता है इसके बाद लिक्विडिटी एग्रीगेट्स में क्या इंक्लूड होगा? तो लिक्विडिटी एग्रीगेट्स में इंक्लूड इन्होंने किया L1 इज नथिंग बट NM3, यानी कि NM3 मॉनेटरी एग्रीगेट्स प्लस ऑल डिपॉजिट्स with the post office savings banks excluding NSC नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। NSC का मतलब सेकेंड L2 will be equal to L1 plus term deposits with term lending institutions and refinancing institutions।
टर्म लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस या रीफाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशंस होती हैं, ठीक है, इंडियन फाइनेंशियल कॉरपोरेशन है, IFC है, नाबार्ड है, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, वो भी रीफाइनेंसिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो बैंकों को फाइनेंस प्रोवाइड करती है फर्दर फाइनेंसिंग के लिए। तो इस तरह से यानी कि रूरल बैंकों को, रूरल और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, तो ऐसी जो रीफाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस हैं या जो लैंडिंग इंस्टीट्यूशन है टर्म लैंडिंग, उनके पास जितना भी डिपॉजिट्स है वो प्लस सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट issued by financial institutions। अब सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट भी एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट है, एक तरीके का जैसे बॉन्ड होता है उसी तरीके से ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होता है, जैसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। ये इशू कर देता है कोई भी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किसी दूसरे बैंक को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, ठीक है, जिसको कि एज ए लिक्विडिटी यूज़ किया जा सकता है, ठीक है, जिसके थ्रू ट्रांजैक्शंस की जा सकती है। ऐसे ही एक L3 में आ गया L2 प्लस पब्लिक डिपॉजिट्स ऑफ नॉन बैंक फाइनेंशियल कंपनीज, कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो हैं उनमें पब्लिक ने जितना भी पैसा डिपॉजिट कर रखा है, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स में या अदरवाइज जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो इशू कर देते हैं म्यूचुअल फंड्स या अदर किसी भी तरह के डिपॉजिट्स, या इंश्योरेंस में जो पैसा पड़ा है, तो वो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होगी एक तरीके से, कि वो फाइनेंशियल कंपनीज जो बैंकिंग का काम नहीं करती हैं, ठीक है, उनके पास जो भी पब्लिक के डिपॉजिट्स है उसे भी L3 में इंक्लूड किया जाएगा। तो दीज वर द डिफरेंट लिक्विडिटी एज वेल एज द मॉनेटरी मेजर्स, what do you call it, suggested by the new working group, and these were the features that have been suggested by the new working group for the new monetary and liquidity aggregates. Is there any doubt to anyone? अरे भाई क्या ये सब समझ में आया आप लोगों को? हेलो, तो आज फिर इतना ही करते हैं, ठीक है, आज के लिए हम इतना ही करते हैं कि जो हमने ये पढ़ा है इससे आगे की बात अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज इतना ही करेंगे। थैंक यू वेरी मच।